हेलो डियर स्टूडेंट इन निट्जी गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के ऑफ एटॉमिक मॉडल्स को हमने पढ़ा, जिसमें हमने पहले पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, देन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, और ये दोनों पार्ट काफी कॉन्सेप्चुअल थे। आज हम एक टॉपिक कंसीडर करेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटायर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, दैट इज बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में इतना जान लेना कि बोर एटॉमिक मॉडल में नील्स बोर, जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, तो नील्स बोर एक काफी फेमस फिजिसिस्ट थे। इनफैक्ट ये नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट थे। अब आप बोलेंगे यार फिजिक्स के फिजिसिस्ट थे, इनकी थ्योरी केमिस्ट्री में क्या कर रही है? तो बच्चों, नील्स बोर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को प्रपोज किया, और उन्होंने ही एटम के न्यूक्लियस और शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट मींस द रेडियस ऑफ एटम, उसके बारे में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। तो इसीलिए हमको केमिस्ट्री में भी ये चीजें जानना है और काफी डिटेल में जानना है। एक चीज जान लीजिए बच्चों कि ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है, ये दो रिजल्ट देगा। इसके दो अपने अपने रिजल्ट आएंगे। पहला होगा कि बोर एटॉमिक मॉडल से आप एटम के रेडियस को डिटरमाइन कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं इसको नाम दूंगा बोर रेडियस मॉडल। और सेकंड होगा कि एटम में जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेल होते हैं ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, N1 2 3 4 जैसा भी आप लेते हैं, उन सब की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स होती हैं। उसके लिए भी नील्स बोर ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था दुनिया को। तो ये बोर एटॉमिक मॉडल दो पार्ट में आप सेपरेट करेंगे। एक बोर रेडियस मॉडल जिसमें रेडियस का रिजल्ट मिलेगा, और दूसरा रहेगा बोर एनर्जी मॉडल जिसमें डिफरेंट और वेरियस शेल के आपको क्या मिलेंगे, एनर्जी लेवल्स के बारे में पता चलेंगे। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, ऐसा क्या हुआ था, या बोर ने एटॉमिक मॉडल देने के लिए किस किस थ्योरी को यूज किया था, इस पर छोटा सा एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो बच्चों, टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ये सबके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देख लीजिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे चैप्टर का एक पार्ट है, टॉपिक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ही आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो हम लोग उसको कवर करेंगे आगे की वीडियोस में। अभी बस इनका नाम जान लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजों को डिटेल से ये सारी बातें कर ही नहीं वाले हम लोग। तो टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्या दिया था इन्होंने, सॉरी बोर प्रपोज्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बोर जी क्या प्रपोज कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक। अब प्यारे बच्चों, इसी में सेकंड लाइन बना के लिख लो, या इसी के साथ लिख लो कि विच वाज, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, विच वाज बेस्ड ऑन, नाम ही है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दैट मीन्स कि किस पे बेस्ड होगा। तो मैंने पहले ही बोला था 1920 सेंचुरी वो टाइम था जिस समय क्वांटम फिजिक्स का जनरेशन हुआ। क्वांटम फिजिक्स के फादर कौन? तो मैक्स प्लैंक। उस जमाने में जितने साइंटिस्ट हुए, चाहे नील्स बोर हुए, हाइजेनबर्ग हुए, या आपके डी ब्रॉगली हुए, उन सभी ने कहीं ना कहीं क्वांटम थ्योरी मींस प्लैंक्स की थ्योरी को यूज किया और अपनी नई थ्योरी को प्रपोज किया। तो अगर पूछा जाए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसने दिया था, तो ही वाज द ग्रेट नील्स बोर। और ये किस थ्योरी पे बेस्ड होकर बनाई गई थी, तो विच वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और बच्चों, ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन किसने दिया था, तो मैक्स प्लैंक। ठीक है। अब इस क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में यहां से एक थर्ड पॉइंट और समझिए बोर एटॉमिक मॉडल में, कि बोर ने, याद रखना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया है, और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन किसने दिया है भैया, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया है मैक्स प्लैंक, फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। इसके थ्रू विच क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू विच रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसी, लाइक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो He+ में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। Li+2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 1।
और Be+3 में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1. तो दे आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एक्सेट्रा फाउंड. मींस नील्स बोर के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे जो स्पीसी रहेंगे लाइक देम, आप उनकी क्या करेंगे, रेडियस फाउंड कर पाएंगे. और यहीं से आएगा बोर रेडियस मॉडल का कॉन्सेप्ट. इसी के अलावा it also gave expression for energy level of various shell बोल लीजिए, ऑर्बिट बोल लीजिए ऑफ एटम. तो बोर के एटॉमिक मॉडल में आप लोग रेडियस तो डिटरमाइन करेंगे ही करेंगे, साथ में जो एक शेल होता है, सबको पता है एक शेल होता है, लाइक यहाँ पे समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर आप लोगों को पता है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये सब चल रहा है. तो हर शेल की एक अपनी एनर्जी होगी. जैसे अर्थ सूरज के चारों ओर अगर घूम रहा है तो भैया अर्थ की भी अपने ऑर्बिट में एग्जिस्ट करने के लिए एक एनर्जी है. जुपिटर की अपनी एक एनर्जी है, तभी वो अपने ऑर्बिट में बने हुए हैं. अदरवाइज एक दूसरे के ऑर्बिट में एंटर करेंगे और एक दूसरे से कोलाइड करके डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं. सिमिलरली वैसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों जब रिवॉल्व कर रहा है तो हर एक शेल की क्या है बच्चों, अपनी एक एनर्जी लेवल है, जो कौन प्रपोज करेगा, नील्स बोर. कहां से, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बिहाफ पे. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कौन दिया, नील्स बोर. और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कौन दिया था, द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, मैक्स प्लैंक. तो ये छोटी मोटी बातें हैं. अब एक्चुअल में आइए कि यार ये बोर एटॉमिक थ्योरी में हम अब पहला कॉन्सेप्ट दैट मींस की रेडियस मॉडल को अब बच्चे हम लोग कवर करने जा रहे हैं. रेडियस मॉडल में जो किसी एटम के न्यूक्लियस से डिफरेंट शेल के बीच में रेडियस का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जनरेट करके देगा, और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड हमको न्यूमेरिकली बनाना रहेगा. पर प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि नील्स बोर ने जो थ्योरी दी थी, हालांकि उनको नोबेल भी मिला, ठीक है, और एटम बम जो बना उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है. चलिए जो भी है, नील्स बोर ने जो भी थ्योरी दी थी वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए ही वैलिड रही. क्यों? क्योंकि नील्स बोर ना न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट का जो पाथ कंसीडर किया ना, वो पाथ कैसा है, सर्कुलर. वो कैसा पाथ है, सर्कुलर. बट आपको मैंने पहले भी बता चुका है पिछले वीडियोस में कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने के कारण वो पाथ सर्कुलर ना होकर क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल. इसलिए नील्स बोर केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसी जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, मिनिमम है, 1 है, उन्हीं के लिए अपनी थ्योरी को रख पाए दुनिया के सामने. बड़े एटम्स के लिए उनकी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, की जा पाई. क्यों? क्योंकि पाथ कैसा हो जाता है, एलिप्टिकल. उसको कौन करेक्ट किया था, उसको करेक्ट किया था सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने. तो ये छोटी मोटी बातें हैं. चलिए हम आ जाते हैं बोर रेडियस मॉडल में. सीधे हटा दे रहा हूं, बोर एटॉमिक मॉडल की जगह हम आप रखेंगे बोर रेडियस मॉडल. ठीक है, नाम देते रहा हूं बस, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, बस पढ़ने के लिए कि अब हम लोग रेडियस के बारे में पढ़ाई करेंगे. तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, ओके, और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन है भैया, शेल है, के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है. और इन शेल में कौन है, तो आप सबको पता है इन शेल में है इलेक्ट्रॉन्स. ये के शेल है, n=1, ये n=2 होने से ये एल शेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है. और ये थर्ड शेल है जिसको हम लोग एम शेल बोलते हैं, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है. और न्यूक्लियस में कौन होता है, तो भैया प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. ओके, अब देखिएगा बच्चों कि ये जो न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है ये r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, और ये डिस्टेंस r3 है. सबको बातें समझ में आ रही है? और तीनों के तीनों वैल्यूज अलग अलग है. नील्स बोर क्या करेंगे, फर्स्ट शेल के लिए रेडियस का एक्सप्रेशन जनरेट करने वाले हैं. अब यहां पर आप बात समझना, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, एक बात पकड़ने की कोशिश करना, साइंस को समझो ना. प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. आप सबको पता है कि दो अपोजिट चार्ज म्यूचुअली एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. अगर भरोसा नहीं होगा तो एक छोटा सा कहानी कह देता हूं कि मान लीजिए आपने ना नई बाइक निकाली, ठीक है, शोरूम से, और आप लेके उसको उड़ रहे हैं, रोड पे एकदम उड़ा रहे, एकदम धुआं धुआं. कोई लड़का लिफ्ट मांगेगा, मान लो आप एक लड़की हो, ठीक है, ऐसे अदरवाइज मत लेना, मजाक कर रहा हूं मैं. तो कोई लड़का लिफ्ट मांगेगा तो क्या बोलेगा, जा यार नया नया बाइक लिया हूं,
पर आगे अगर कोई लड़की लिफ्ट मांग देगी तो ये गाड़ी का डिस्क ब्रेक का वहां पर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी कि यार छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि मामला बिगड़ जाएगा। तो वही बात आप समझिए कि लड़की लिफ्ट मांग रही है तो कोई भी बच्चा वहीं पर डिस्क ब्रेक मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सिमिलर जाना दे रिपेल्स। तो ये बातें भी याद रखना, ऐसे ही बस मजाक था। तो बच्चों अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव, दैट मींस कि इनको आपस में क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जाके फिर न्यूक्लियस के पास चिपकने चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये जो इतना बड़ा एटम है, न्यूक्लियस का साइज एटम से 1 लाख टाइम छोटा होता है ना, 1 लाख गुना छोटा होता है। सारे इलेक्ट्रॉन शेल के कहां जाने लगे? न्यूक्लियस के पास। तो जब इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं तो ये जो शेल है इसका तो कॉन्सेप्ट ही, एग्जिस्टेंस ही डिस्ट्रॉय होते जा रहा है और पूरा का पूरा एटम बाद में क्या बन जाएगा? एक छोटा सा पॉइंट है न्यूक्लियस। ये मार्कर किससे बना है? एटम से। ये भी क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस। मेरा बॉडी किससे बना है? एटम से। ये बॉडी भी क्या बन जाएगा? एक पॉइंट बन जाएगा। पूरा यूनिवर्स बच्चों किससे बना है? एटम से। पूरा यूनिवर्स फिर क्या हो जाना चाहिए? एक पॉइंट बन जाना चाहिए। पर वास्तविकता में ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। आपको तो पता है, इनफैक्ट इसका उल्टा हो रहा है। यूनिवर्स तो हबल कर रहा हो, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि यूनिवर्स तो डे पर डे एक्सटेंड कर रहा है और जितना ज्यादा वो फैल रहा है उसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ते जा रही है। अब तो पता नहीं कितने पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट भी दुनिया के सामने आने लगे हैं। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के पास खींचा हुआ नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आप एक और एग्जांपल ले लो कि ये मान लो अर्थ का ऑर्बिट है और ये हमारा सन है और ये छोटा सा अर्थ है। अर्थ और सन दोनों के पास मैस है, दोनों मैसिव पार्टिकल है। इसके पास स्मॉल एम ले लो। आपको पता है दो मैसिव पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है ना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। तो ये जो सन है, सन क्या कर रहा है? अर्थ को अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। समझना बात को, इसी बिहाफ पे आप इसको समझना, क्योंकि जैसा हमारा सोलर सिस्टम में कॉन्सेप्ट रहेगा, साइंस है, साइंस तो खुद को रिपीट करेगा बस। तो मैं बच्चे आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अर्थ और सन के बीच में क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिंग नेचर का होता है, कभी रिपेल करता नहीं है। और अर्थ की ग्रेविटी सन की ग्रेविटी अर्थ को बहुत जोर से अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। तो ये अर्थ को सन के अंदर चले जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है क्या? जितने प्लेनेटरी बॉडीज है सबको सन के अंदर चला जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब बच्चे यही बात समझिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि अंदर की ओर तो एक बहुत जोरदार फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपोज कर रहा है अर्थ के सर्कुलर या एलिप्टिकल पाथ में मोशन के कारण बाहर की ओर बच्चे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को आप लोग नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है, इसीलिए अर्थ अपनी ऑर्बिट में बनी रहती है। सेम वही काम यहां होने वाला है कि अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है और बाहर की ओर भी अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करना, अपनी ऑर्बिट में बने रहना है, तो बाहर की ओर भी एक फोर्स लगेगी जो उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेगी? अपोज करेगी। तो बच्चों मैं इसी लाइन को लिख दे रहा हूं, इन एटम there are two equal and opposite forces, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बने रहे जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में बना हुआ था। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन। और वो कौन कौन से फोर्स हैं? तो फर्स्ट फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको आप याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। जैसे अर्थ और सन दो मैसिव पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटी फोर्स। ऐसे ही इनके बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो फर्स्ट फोर्स है, ये है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जो कहां लग रहा है? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। मतलब ये न्यूक्लियस क्या करना चाह रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाह रहा है। और इसी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कहां लगेगा बच्चों? अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। और एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपको चाहिए
तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाने चाहिए, इक्वल। फॉर एग्जांपल आप समझिए, इसको अंदर की ओर कौन सा फोर्स खींच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और सर्कुलर पाथ में मोशन करने के कारण, जैसे आप समझिए आप बस ऐसे मुड़ती है, आप विंडो के साइड पे चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप पे क्या लग रहा है उस समय, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बाहर जाते हैं ना आप लोग। तो सर्कुलर पाथ में मोशन करने के कारण, हाई स्पीड से मोशन करने के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और ये दोनों फोर्स अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में बने रहे, जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में बना हुआ है, दिस टू फोर्सेस आर म्यूचुअली इक्वल टू ईच अदर। दैट मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स should equal to centrifugal force। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक चीज देखा, आपको फॉर्मूले रटने नहीं है। अगर मान लो आपने ये पढ़ा है क्लास 10th में कि भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटी दो मास पार्टिकल के बीच में क्या लगती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली ये किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। कूलम ने दिया था, कूलम ने क्या दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, कि अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अगर r डिस्टेंस है, तो जहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, बिल्कुल उसी के जैसा। ठीक है बच्चों, कोई याद कर लिया था हमको, चलिए फोन साइलेंट में नहीं था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में इक्वल होंगे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आपको पता है एटम के अंदर का रदरफोर्ड मॉडल याद करो, ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। अच्छा समझना, मैंने यहाँ पर क्या रखा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इक्वल हो रहा है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका फॉर्मूला बच्चों आप याद रखेंगे, mv स्क्वायर बाई आर। ये आप लोग अपने फिजिक्स में डिराइव भी करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां पर जो Q1 और Q2 है, Q1 कौन है, इलेक्ट्रॉन, और Q2 कौन है, प्रोटॉन। दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो एक काम करूं, यहां भी मैं चार्ज E मान लिया, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बिकॉज दोनों के चार्ज इक्वल है बच्चों, इसलिए हम लोग सीधे सीधे क्या लगा दिए, E स्क्वायर लगा दिए, E × E चार्ज इस बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। नेचर पे मत जाना सर, एक का प्लस एक का माइनस, प्रोडक्ट करने से माइनस, हम केवल डाटा ले रहे हैं। ये तो तब की बात है जब बात होगी एक इलेक्ट्रॉन की। अगर मान लीजिए एक ऐसा एटम है लाइक हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दैट मींस कि अब अट्रैक्शन फोर्स बच्चों 2 टाइम्स हो गया है। लिथियम लोग 3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स 3 टाइम्स होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करा दोगे, Z मींस व्हाट, एटॉमिक नंबर, और यही एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है। तो अब प्यारे बच्चों बहुत आसान डेरिवेशन है, ठीक है, मैं ये पूरा पार्ट हटा रहा हूं, ये भी हटा देता हूं। अब हम लोग को बस कैलकुलेशन पार्ट को कंसीडर करना है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक, कि ये जो रिलेशन हमने लाया Z K E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, चलो मैं इसको फिर से एक बार यहां लिख दे रहा हूं, Z K E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। आपको पता है, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल के लिए एटम के अंदर का सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है, उसमें क्या भरा है, एयर, और एयर के लिए K की वैल्यू आप 1 लेना। तो आप जैसे ही 1 लिए तो आपको Z स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों, mv स्क्वायर बाई आर। ध्यान दो, ये r और ये r स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपको एक नया रिजल्ट मिल रहा है, Z स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mv स्क्वायर। ये एक रिजल्ट बना के बच्चों आप यूज कर लो, क्योंकि यही रिजल्ट रेडियस मॉडल में भी यूज हो रहा है, और मैं इसी को एनर्जी मॉडल में भी यूज करूंगा। ठीक है, डेरिवेशन पे ध्यान दो, क्योंकि नीट के पेपर में या आपके बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट इस पे सवाल आते हैं, फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है फॉर्मूला, बस 2 लाइन का खेल है। पहला लाइन आपने कंप्लीट किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपने बस बैलेंस करा दिया है। आगे दूसरी लाइन पे आते हैं, तो सेकंड लाइन में आइए बच्चों, मैंने पहले भी बोला कि उस जमाने में जितने भी साइंटिस्ट होंगे, चाहे हाइजेनबर्ग हो, चाहे डी ब्रोगली हो, चाहे नील्स बोर हो, ये सारे के सारे क्वांटम फिजिक्स के जमाने में पैदा हो रहे हैं। और क्वांटम फिजिक्स के जमाने में अगर पैदा हो रहे हैं तो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो प्लांक की थ्योरी है उसको यूज करेंगे ही करेंगे। समझ में आ रही बात है, उसको यूज करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए
यहां पर नील्स बोर जी भी अपनी थ्योरी प्रपोज करने के लिए क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का यूज करेंगे, जैसे डी ब्रोगली ने किया था। प्लांक का E इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी थ्योरी यूज किया था। डी ब्रोगली, प्लांक ने दो थ्योरी दी थी, एक एनर्जी थ्योरी और एक एंगुलर मोमेंटम थ्योरी। डी ब्रोगली ने एनर्जी थ्योरी यूज किया, E इक्वल टू एच म्यू, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। और जो नील्स बोर है ये यूज करेंगे प्लांक की एंगुलर मोमेंटम थ्योरी को। तो हम लोग यहां लिख दे रहे हैं फ्रॉम क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में प्लांक ने एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी दी थी बच्चों, और उन्होंने क्या रिजल्ट दिया था? तो एंगुलर मोमेंटम, अब ये कहां से आया था तो ये आपको आपके सिलेबस में जानने की जरूरत नहीं है। प्लांक की थ्योरी, बस इसका रिजल्ट याद रखिए। एंगुलर मोमेंटम मतलब ये मोमेंटम हो गया, उसमें आर का मल्टीप्लाई कर दिया एंगुलर मोमेंटम, ये इज इक्वल टू होता है, उन्होंने कहा था NH/2π के। ये रेडीमेड डाटा उन्होंने दिया था। तो प्यारे बच्चों यहां से आप लोग v की वैल्यू ला लो। v क्या आया? NH/2πmr, ये एक इक्वेशन बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। v की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली अब कंसीडर करना है पुट इक्वेशन 2 इन 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जो v की वैल्यू आई ना, इसको इक्वेशन 1 की जगह पे पुट कर दो। तो आप देखोगे कि ZE²/r इक्वल टू m, तो m है, v की जगह पे ये पूरा डाटा रखिए, क्या है? NH/2πmr। इसका क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर कर रहे हैं। सिंपली सॉल्व कीजिए तो दिस इज ZE²/r इक्वल टू m रह जाएगा। यहां पर आप सब लोग समझ रहे हैं n² आएगा, h² आएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई स्क्वायर, m², r²। कोई दिक्कत नहीं, ये m² और ये एक m कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो प्यारे बच्चों आपको मिल रहा है ZE²/r इज इक्वल टू व्हाट? n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ m बचा है क्योंकि पहले m² था जो ऊपर के m से कैंसिल हुआ, और ये है r²। अब ये देखो ये r और ये r भी ये कैंसिल हुआ, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस का अगर केवल रिजल्ट चाहिए तो एक काम कीजिए, आप इस r को यहां भेजिए और इस पूरे पार्ट को उस साइड भेजिए। तो r इक्वल टू आपको एक नया रिजल्ट मिला, n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, और ये ZE² वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला नीट की एग्जाम में आ चुका है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ शेल ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो आप ये पूरी बातें याद रखें। 2 लाइन का कॉन्सेप्ट था। पहला, आपने फोर्स बैलेंसिंग कराई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेट करवा दिया, कुछ रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, इसको याद रखना, एनर्जी इक्वेशन में भी यूज होगा, एनर्जी मॉडल में भी ZE²/r इक्वल टू mv²। और सेकंड लाइन आपने क्या किया है? बस प्लांक की क्वांटम थ्योरी का एंगुलर मोमेंटम वाला क्वांटम थ्योरी यूज कर दिया है, वहां से v का डाटा लाया, पुट किया, सिंपल कैलकुलेशन वाले पार्ट हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई घबराहट, ये बड़ा बना होगा तो डर लगने जैसा कुछ है। 2 लाइन का तो कॉन्सेप्ट है, फोर्स बैलेंसिंग और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का एंगुलर मोमेंटम का थ्योरी प्रपोज वहां पे पुट कर देना, बाकी कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, कुछ कैंसिल हुई। तो फाइनली बच्चे ये हमारा रिजल्ट आया। अब ये जो रिजल्ट आया है इसमें ध्यान दीजिए, जो n है, सारी चीजों को मैं बता दे रहा हूं। n क्या है? नंबर ऑफ शेल, और ये नंबर ऑफ शेल तो वेरिएबल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, आप कुछ भी ले सकते हो कि एलिमेंट शेल के लिए। h जो है बच्चों, h के बारे में जान लेना, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू तो हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, कई बार न्यूमेरिकल में, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली में हमने जगह जगह यूज किया है। 4 तो 4 है, पाई की वैल्यू 3.1। m क्या है? m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरी बात किसके लिए हुई थी? इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस लग रहे थे, और इसकी वैल्यू भी सबको पता होती है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। z बच्चों, z क्या है? z है एटॉमिक नंबर, ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि भैया आप अलग अलग एटम के लिए लेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सबके लिए एटॉमिक नंबर अलग अलग आएगा, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। E क्या है बच्चों? तो E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी हम सब जानते हैं, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप ये सारा डाटा जो भी आपको नोन है, आप इसको पुट कीजिए। जब आप पुट करेंगे तो R की वैल्यू फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो
तो ये डाटा याद रखिएगा, इसको आप भूल सकते हैं, बट ये जो अभी आप बनेगा इसको आपके दिमाग में रहना चाहिए। और वो आता है बच्चों 0.529, वेरिएबल कौन था, n था और z था। तो ये ऊपर में न्यूमिनेटर में n स्क्वायर और नीचे कौन है, z, इंटू 10 की पावर -10 मीटर में आंसर आता है। इसी को हम लोग अगले स्टेप में क्या लिख देते हैं, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z, 10 की पावर -10 मीटर को बेटा हम क्या लिखेंगे, एर्मस्ट्रॉन्ग। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रेडियस का ये फाइनल रिजल्ट है और इसी रिजल्ट को आपको यूज करके न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। चलो मैं न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हूँ उस पर भी ध्यान दे देते हैं, एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं बच्चों। ठीक है, मान लीजिए हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, ये रिजल्ट याद रखना ना, पूरी कहानी इसी की है। लाना क्या है, बस आपको n की वैल्यू और z की वैल्यू, और आप किसी भी एटम की किसी भी शेल की रेडियस आप ला सकोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस। मान लीजिए हमसे बोल रहा है फाइंड रेडियस फॉर सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या कह रहा है हमसे, सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन के सेकंड शेल के रेडियस लाने बोला है। तो डियर स्टूडेंट आप डाटा कलेक्ट कीजिए, n की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ शेल, सेकंड शेल बोल दिया ना तो 2। हाइड्रोजन एटम की बात किया है बच्चों, तो z एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1। हमको तो n चाहिए, हमको z चाहिए। r का रेडीमेड फॉर्मूला रखा पड़ा है, दिस इज 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। आप डाटा पुटिंग का काम कीजिए, दिस इज 0.529 n स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर अपॉन 1। सॉल्व किया मैं, दिस इज 0.529 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6, और ये 8 3 11 2.116 क्या एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कितना आसान है ये चीजें, 2.116 एमस्ट्रॉन्ग आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ऐसा ही वो कुछ और भी पूछ देता। तो चलो एक दो सवाल और बना लेते हैं, इन सब चीजों को आप लोग नोट करके रख ही लिए होंगे। तो आते हैं बच्चों, एक दो सवाल और बनाते हैं और धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल ऑफ डिफिकल्टी को राइज करते हैं या कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं। एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल, आपका काम है आपको प्रैक्टिस करना है। हमारा काम यह है कि हम इतनी सारी चीजें आपके सामने रख दे कि एक बार आप इसको कवर करो ना तो आपसे कहीं का भी सवाल लगे आपसे बनना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं बच्चों, इजी क्वेश्चन लेता हूं। हमसे बोल रहा है फाइंड रेडियस फॉर थर्ड शेल। ये थर्ड ऑर्बिट भी बोल सकता है। अब ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होता है, इसके बीच में भी डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक दो वीडियोस में ही एनर्जी मॉडल कराने के बाद ऑर्बिट ऑर्बिटल को भी एक्सप्लेन करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमेशा बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये शेल सब शेल ऑर्बिट ऑर्बिटल क्या लफड़ा है। तो जानेंगे, आराम से जानेंगे। फाइंड रेडियस फॉर थर्ड शेल ऑफ Li+2 एटम। Li+2 एटम या आयन जो बोलना चाहो। थर्ड शेल के बारे में बात कर दिया तो n की वैल्यू तो हम लोग को मिल गई 3। z कितना आएगा, तो बच्चों पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 3 था। वेरी गुड, +2 चार्ज हो गया। अब क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, बोलो सोचो, अब क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। कंफ्यूज होके बच्चे हमेशा गलती करते हैं, 1 ले लेते हैं। भैया आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है, और वो अभी भी क्या होगा, 3 ही रहेगा। मैंने पहले की वीडियो में ये बातें एक्सप्लेन की है कि बेटा कभी भी आयंस बनते हैं तो केवल एक ही चीज चेंज होती है, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास रिमेन्स अनचेंज्ड, कुछ चेंज नहीं होता। क्योंकि पहले भी आप इसको लिथियम ही बोलते थे, अभी भी आप इसको लिथियम ही बोलोगे। अगर आपके हिसाब से Z=1 लिया गया तो Z=1 बच्चों हाइड्रोजन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन को। क्या आप इसको हाइड्रोजन नाम देते हो, इसको अभी भी आप लिथियम का ही नाम दे रहे हो, इसलिए Z कितना है, 3 है। दिस इज लिथियम आयन नॉट हाइड्रोजन, तो Z1 मत ले लेना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बड़े सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज होके, इनफैक्ट ड्रॉपर स्टूडेंट तक कंफ्यूज होके गलतियां करते हैं। तो आपको n मिल गया, z मिल गया, r निकालने बोला था, बच्चे को पता है भैया, सारा डाटा आप रखते जाइए। n की जगह पे 3, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसर, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 27 6 8 15 1 5,
1.587 किसमें, एर्मस्ट्रॉन। हो गया आंसर। आसान है चीजें। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। इस बार ना हम दो अलग अलग एटम्स के रेडियस को रिलेट करेंगे, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेडियस रेशियो, फाइंड द रेडियस रेशियो फॉर second shell of hydrogen atom and third shell of helium atom, या He प्लस आयन या एटम जो बोलना चाहो। ध्यान दो, इस बार दो अलग अलग है, उनके बीच के रेडियस का रेशियो लाना है। पहला किसके लिए काम करने बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों नंबर ऑफ शेल कितना दिया है, सेकंड, और Z की वैल्यू कितनी लेते हो, तो भैया 1 लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। RH ला लोगे, हाइड्रोजन का रेडियस कितना हो गया, 0.529 into n square by Z means 0.529, n square means 2 square upon 1। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली सेकंड है, सेकंड किसके लिए काम करने बोला है, He प्लस एटम या He प्लस आयन के लिए। यहां के लिए बच्चों नंबर ऑफ शेल कितना दिया है, थर्ड शेल। और बच्चों Z एटॉमिक नंबर, He प्लस हो चाहे He हो, क्योंकि आयंस बनने में कभी एटॉमिक नंबर चेंज मत कर देना। Z कितना लोगे, तो भैया 2 ही लोगे। तो यहां पर रेडियस ऑफ He प्लस कितना आएगा, तो अगेन 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन आप Z करते हैं, तो दिस इज 0.529, एन स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर अपॉन 2। दोनों रिलेशंस आ गए हैं, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं, स्पेस बनेगा ताकि हम आराम से सॉल्व करें। हमसे क्या डिमांड किया गया है, हमसे बोल रहा है रेडियस रेशियो लाओ, मतलब हाइड्रोजन का रेडियस अपॉन He प्लस का रेडियस। डाटा रख दीजिए, दिस इज 0.529, 2 स्क्वायर 4 अपॉन 1, ये हाइड्रोजन का काम था। हीलियम के लिए 0.529, हीलियम प्लस के लिए नीचे क्या आ रहा है, दिस इज n स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, 9 हो गया, और नीचे क्या आ रहा है 2। चलो ये कैंसल, आपको अब आराम से सॉल्व करना है। तो RH अपॉन R ऑफ He प्लस 4/1, बच्चे ये पलट के ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 2/9, ये पूरा पलट जाएगा ना डबल डिनोमिनेटर होने से। तो आपको कितना मिलेगा, 8:9 मिलेगा हाइड्रोजन और He प्लस के रेडियस के रेशियो। तो ऐसे भी सवाल रहेंगे जिसमें आपको 2-2, 3-3 रेडियस आपसे एक साथ पूछ दिया जाएगा, आपको काम करना रहेगा, ठीक है। एक और सवाल लेता हूं, इसको आप लोग जल्दी नोट कर लो। देखो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड कहानी आप लोग एकदम स्ट्रांग रखो। एक बार कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड रहा ना, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं रोक पाएगा। और आपको बस ये सोच के नहीं पढ़ना है कि आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, युद्ध में निसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, मतलब केवल काम करो, फल की चिंता मत करो। यार आपको क्या लेके पढ़ना है, रहना चाहिए दिमाग में, बट काम में कमी नहीं करना है। हम सोचते रहते हैं काम में कमी रहती है, अलग से खोखलापन आता है दिमाग में, मेंटली डिप्रेशन होने लगता है। छोटा करो, कम पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। काइजन सिस्टम यूज करो। यही काइजन सिस्टम यूज करके जापानीज लोग कहां से कहां पहुंच गए, जबकि डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। 1945 में जापान बर्बाद कर दिया गया, 1947 में इंडिया आजाद होता है। सेम टाइम में एक बर्बाद हुआ है, एक टाइम में एक आजाद हुआ है। पर देख रहे हो 70-75 साल के बाद का हाल क्या है जापान की इकोनॉमी, और कहां है हम इंडिया में, भूखमरी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सब लेके झेल रहे। क्या कहां फर्क रह गया, फर्क रह गया सोच में, काइजन सिस्टम में। अभी काइजन क्या है, आप लोग गूगल करके आप जानो, उसको पढ़ो, सीखो। आ जाओ बच्चों पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फिलहाल 3 बनाते हैं। हमसे बोल रहा है फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी एक्साइटेड स्टेट में पूछता है रेडियस, और ये आईटी में इसका क्वेश्चन भी है, ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसका फंडामेंटल स्टेट में जो रेडियस है मींस R0 की वैल्यू वो दी हुई है, वो दिया था 0.53 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट शेल का रेडियस आपको दिया है। एक्साइटेड स्टेट का बच्चों मतलब समझना, ये है मेरा न्यूक्लियस और उसके चारों ओर है शेल, उसके चारों ओर क्या है, शेल।
इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रहेगा? तो भैया आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रहेगा? तो भैया फर्स्ट शेल में रहेगा। यही फंडामेंटल शेल है। फर्स्ट शेल ही क्या है आपका? फंडामेंटल शेल। इससे छोटा और कोई है क्या भैया? इससे छोटा तो आप लोग न्यूक्लियस में घुस जाओगे और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रखना नहीं है। तो फर्स्ट शेल इज फंडामेंटल शेल। अब एक काम करो, आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, इसके पास हाई एनर्जी आएगी, तो ये हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा खुद को। तो ये जंप करेगा और कहां आ जाएगा? सेकेंड शेल में। और एनर्जी दोगे तो जंप करके कहां आ जाएगा? थर्ड शेल में। तो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में कूद सकता है और इसी से एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। ये बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब बस ये है बच्चों कि फर्स्ट शेल का मतलब है फंडामेंटल शेल। और जब आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो एक्साइटेड हुआ और वो एक्साइटेड होके फर्स्ट स्टेट में कहा जंप किया? तो सेकंड शेल में। तो बेटा अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल देना तो आप समझ ना किसके बारे में बात करने बोल रहा है? सेकंड शेल के बारे में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल दे तो कहां पहुंच जाओगे? थर्ड शेल में। तो कभी भी जो भी एक्साइटेड स्टेट बोले उससे अगर आपको नंबर ऑफ शेल लाना है तो एक बढ़ा के लेना। मैं बोल रहा हूं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ शेल क्या है मेरे लिए? फिफ्थ। थर्ड एक्साइटेड स्टेट आप n = 4 लेके काम चलाना। तो होप सो ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये पूछा है मेंस में, ऑप्शन दे रखा था, आंसर लाना था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में कूद गया है n = 2। बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन एटम की। z = 1। सीधे सीधे फॉर्मूला रखूंगा कितना? 0.529। क्वेश्चन में इस बार 0.53 दिया था। n² z, तो दिस इज 0.53 into 2² 1। मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो 4 into 3 2 और 20 21, तो 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया रेडियस। तो अगर एक्साइटेड स्टेट करके सवाल दे दे तो कंफ्यूज मत होना, वो नंबर ऑफ शेल को ही रिपोर्ट करेगा, बट एक बढ़ा के लेना ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2 लेना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 पे काम चलाना। तो ये भी एक वैरायटी है। हर अलग अलग टाइप की वैरायटी पे हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों। और कोई भी एक्साइटेड स्टेट बोल दे, आप इमीडिएटली आप पिक कर पाओगे कि वो स्टेटमेंट में आपसे कहना क्या चाह रहा है। एक और ले लो सवाल। क्वेश्चन नंबर हम मान लीजिए 4 लिए। फाइंड द रेशियो, ये बहुत अच्छा सवाल होने वाला है, नया चीज सीखोगे, ऑफ रेडियस फॉर फर्स्ट शेल of hydrogen and He+ and Li+2 एटम। आपको 3 अलग अलग एटम दिया है, ठीक, और आपको 3 अलग अलग एटम का क्या बोलना है? रेडियस में रेशियो लाना है। और तीनों एटम के लिए नंबर ऑफ शेल क्या है? सिमिलर है। क्या है वो? फर्स्ट शेल के बारे में बात कर रहे हैं। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे कहानी देखो। सबसे पहले आप RH लाओगे बच्चों। RH क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। रेडियस का तो फॉर्मूला आपने याद रखा ना, 0.529 n² RH के लिए, हाइड्रोजन के लिए जा रहे हो, n की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू भी 1 है। तो यहां पर RH की वैल्यू कितनी हो रही है? 0.529 into 1² 1। n की जगह पे 1 रखा, z की जगह पे 1 रखा। हीलियम के लिए बच्चों अगर आप काम कर रहे हो तो n तो 1 दे रखा है, सबके लिए फर्स्ट शेल है, बट z कितना है? तो Z2 है हीलियम के लिए, ठीक है। ये मत सोचना कि सर प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन 1 है भाई। एटॉमिक नंबर 1 थोड़ा भी होगा। एटॉमिक नंबर 1 बोलोगे तो इसको नाम हाइड्रोजन दो, फिर बोलो इसको हाइड्रोजन बोलते हो क्या? हीलियम आयन ही बोलते हो। तो Z = 2 ही रहेगा। आयन से बनने से एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। n की जगह पे बेटा अभी भी 1, नीचे में Z की जगह पे 2। ऐसे ही अगर मुझे लिथियम का लाना था, n तो 1 ही दिया है, Z दिया है 3, तो ये हो जाएगा 0.529 into 1² 3। आपसे डिटरमाइन करने बोला है हाइड्रोजन का रेडियस, हीलियम का रेडियस और लिथियम के रेडियस का रेशियो। तो सारा डाटा आप एक साथ रखना शुरू कीजिए। दिस इज 0.529 into 1² 1, रेशियो 0.529 into 1² 2, रेशियो 0.529 into 1² 3। 0.529 सब में आया है तो कैंसिल हो जाएगा। यहां हमें क्या मिल रहा है? 1/1, रेशियो 1/2, रेशियो 1/3।
या तो क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी दे सकते थे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर इंटीजर में देना है तो आप क्या कीजिए, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लीजिए। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना आ गया 6। अब जो एलसीएम आया ना उससे सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 इंटू 1/1 कितना आ गया 6। 6 इंटू 1/2 3 और 6 इंटू 1/3 2। तो ये आपका एग्जैक्ट रेशियो आया हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम आयन का। क्या 6:3:2। ये बना बच्चों आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये रेशियो आया। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चे इसको डायरेक्टली भी बना सकता था कि सर जो आर है वो कहीं ना कहीं n²/z के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। n क्या हो गया फिक्स, तो आर जेड की क्या हो गया इनवर्स प्रोपोर्शनल। आर जेड की क्या हो गया इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि n को फिक्स रखा है कितना 1। तो आप डायरेक्टली ये लाइन लेकर आते, ये वाली लाइन, कि इनका जो z रहता है वो उनके रेडियस जो रहता है वो उनके z के क्या रहता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, एलसीएम लेते एक लाइन में आंसर आ सकता था। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने रेडियस मॉडल से रिलेटेड सारी बातों को जाना, कैसे डिराइव हुआ उस चीज पे बात किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी मॉडल देखेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से नोट्स बना के रेडी रखो और कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करो। भैया जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर हम फोकस करेंगे, पर क्वांटिटी कितना इनपुट आपको डालना है उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम लोग बताना, क्वेश्चन का अगर सेट भी चाहिए होगा तो मैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है निर्जी गुरु नाम से ही, उसमें मैं टाइमली अपलोड भी कर दूंगा। कमेंट करके बताओ कैसा लगा या आपको और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। मिलकर मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, बेहतर प्रयास है, जीवन में बेहतर करना है। अगले क्लास में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुद का खूब ख्याल रखो। हैव अ वेरी ग्रेट डे।